नमस्कार एंड वेलकम टू अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल। किसान भाइयों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो पर चर्चा करेंगे और आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर कर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉच एंगल, कि क्रॉच एंगल का हमारे पौधे की कैनोपी मैनेजमेंट में, साथ ही हमारा जो प्लांट का फ्रूट प्रोडक्शन है उसमें कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। इसके बारे में आज को हम कंप्लीट जानकारी देंगे, तो आप अपना धैर्य बना कर रखें और पूरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको एक भी चीज़ आपसे छूट ना जाए और सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकें। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर यू बिगिन मैं पूछूंगा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन। किसान भाइयों, मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा की थी वाटर स्प्राउट्स और सकर्स के बारे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि वाटर स्प्राउट्स और सकर्स, इन दोनों में से किसको हम फ्रूटिंग एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं? सब लोग इसका उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने इसकी कंप्लीट जानकारी आपको पिछले वीडियो में दे दी है। तो और ना देरी करते हुए चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इस वीडियो को हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग होगा हमारा थ्योरी पार्ट, जिसमें कि हम आपको थ्योरी से समझाएंगे कि क्या होता है क्रॉच एंगल, और क्रॉच एंगल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं जो कि आपको पहले जानने जरूरी हैं उसको पहले समझाएंगे। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि प्रैक्टिकली किस प्रकार से क्रॉच एंगल का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है हमारे प्लांट्स में और प्लांट के फ्रूट प्रोडक्शन में। ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने नोचिंग की हुई है और नोचिंग करने के बाद किस प्रकार से हमारे सारे फेदर्स का डेवलपमेंट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जा करके नोचिंग का जो वीडियो है उससे पूरी जानकारी ले सकते हैं नोचिंग के बारे में। सबसे पहले जानना होगा हमें सेंट्रल लीडर और स्कैफोल्ड ब्रांच के बारे में। सेंट्रल लीडर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वो लीड करेगा। लीडर यानी कि जो सब ब्रांच को लीड करेगा, लीड यानी जो सबसे आगे रहेगा। तो ऐसा ब्रांच जो सबको लीड कर रहा होगा, और उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसका ग्रोथ हमेशा अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा और सबसे आगे रहेगा। स्कैफोल्ड ब्रांच उस ब्रांच को कहेंगे जो कि हमारे सेंट्रल लीडर से निकल रहा ब्रांच होगा। स्कैफोल्ड ब्रांच को ही हम प्राइमरी ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम सेंटर लीडर को सेंटर लीडर इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि जो हमारा लीडर है वो सेंटर पर है। जरूरी नहीं है कि लीडर हमेशा सेंटर पर ही रहेगा। जो स्कैफोल्ड या प्राइमरी ब्रांच है हम इसको भी लीडर बना सकते हैं। जैसा कि आप इस इमेज से देख सकते हैं कि जो हमारा पहले सेंटर लीडर था उसको अगर हम काट देते हैं तो जो हमारा स्कैफोल्ड ब्रांच था पहले या प्राइमरी ब्रांच था वो भी हमारा सेंटर लीडर में कन्वर्ट हो सकता है या लीडर में कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों, ये आप देख रहे हो ये एक मल्टी लीडर सिस्टम है, जहाँ पर होता ये है कि जब 60-70 सेंटीमीटर पौधा बड़ा हो जाता है तब हम इसको हेडबैक दे देते हैं और उसके बाद जो टहनियाँ निकलती हैं उससे मल्टी लीडर सिस्टम फॉर्मेट में जो ये पौधा है हमारा तैयार हो जाता है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आजकल मॉडर्न सेंटर लीडर सिस्टम को अपनाया जा रहा है, जिसमें कि एक ही सेंटर लीडर होता है। ओपन सेंटर लीडर सिस्टम या मल्टी लीडर सिस्टम से मॉडर्न सेंटर लीडर सिस्टम में आने का मुख्य कारण ये था कि मल्टी लीडर सिस्टम में होता ये है कि चारों तरफ सेंटर लीडर रहते हैं, जिस कारण से अंदर में हवा का प्रभाव, साथ ही जो अंदर में हमारे फ्रूट्स लगते हैं वहाँ पर सनलाइट या सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता था, जिस कारण से हमने मॉडर्न सेंटर लीडर सिस्टम को अपना लिया, जिसमें कि एक ही सेंटर लीडर होता है। तो जिसमें हमारा जो फ्रूट है सभी में इक्वल जो सनलाइट है वो गिरता है और साथ ही जो हवा का प्रभाव है वो सभी ब्रांचेस में समान तरीके से हो पाते हैं। सेंट्रल लीडर और स्कैफोल्ड ब्रांच यानी कि प्राइमरी ब्रांच के बीच का जो एंगल होता है उससे ही हम क्रॉच एंगल कहते हैं। क्रॉच एंगल को जानने में आपके दिमाग में कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो क्रॉच एंगल होता है ये सिर्फ सेंट्रल लीडर और स्कैफोल्ड ब्रांच के बीच का जो एंगल है, सिर्फ इसे क्रॉच एंगल हम नहीं कहेंगे, ये तो क्रॉच एंगल होता ही है। लेकिन जो प्राइमरी ब्रांच से जो भी ब्रांच निकलते हैं, जैसा कि वाटर स्प्राउट निकला हुआ है, तो ये हो गया हमारा वाटर स्प्राउट सेकेंडरी ब्रांच। तो प्राइमरी ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच के बीच का जो एंगल होगा, जो कि हमने पीला कलर का एरो से दिखाया है, जो एंगल बना है दोनों के बीच में, इसे भी हम क्रॉच एंगल ही कहेंगे। तो जहाँ पर भी दो शाखाएं अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, बाइफरगेट होती हैं, तो उसे भी हम क्रॉच एंगल के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे लिए जो काम की बात है वो है सेंट्रल लीडर और प्राइमरी ब्रांच के बीच में बना हुआ जो एंगल है यानी क्रॉच एंगल है, वो हमारे लिए काम का होता है। सेंट्रल लीडर और प्राइमरी ब्रांच के बीच का जो बना हुआ एंगल है वो हमेशा 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर हमारा एंगल यानी क्रॉच एंगल अगर 45 डिग्री से 60 डिग्री से के बीच में नहीं है तो हमारा जो एंगल है वो सही नहीं है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं विस्तार से। जब हमारा क्रॉच एंगल 45 डिग्री से कम का बन जाता है तो हम उसे वीक क्रॉच एंगल कहते हैं, और जब हमारा क्रॉच एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होता है तब उसे हम स्ट्रॉन्ग क्रॉच एंगल के नाम से जानते हैं। जब हमारा क्रॉच एंगल 45 डिग्री से कम का होता है तब आप देख सकते हैं
कि जो दोनों के बीच में यानी कि सेंट्रल लीडर और जो हमारा प्राइमरी ब्रांच है, दोनों के बीच में एक बार्क यानी कि टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। जब भी इस पर फ्रूट्स लगेंगे तो ज़्यादातर चांस ये है कि ये जो हमारा प्राइमरी ब्रांच है वो टूट जाएगा, क्योंकि जो जाइलम सेल है वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो पाता है जब हमारा क्रॉच एंगल 45 डिग्री से कम का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्रूट लोड से भी टूट सकता है, और अगर तेज़ हवाएं आएंगी तो उससे भी ये, या फिर जो ये हमारा प्राइमरी ब्रांच है जब वो बड़ा हो जाएगा तो इसमें लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो तब भी बाद में भी इसका इस प्रकार से ब्रेक होने का खतरा बना रहता है। और जब ये टूटता है तो सिर्फ ये अपने आप को ख़राब नहीं करता है, बल्कि ये बहुत सारा हिस्सा सेंट्रल लीडर का ले करके टूटता है, जिस कारण से हमारा सेंट्रल लीडर जो है वो भी कमज़ोर हो जाता है और वो भी बाद में गिर सकता है, और इसमें जो रॉट है वो लग सकता है, सड़न की बीमारी इसमें लग सकती है, जो हमारा कैंकर की बीमारी है वो भी लग सकती है। चलिए किसान भाइयों, अब हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से क्रॉच एंगल की भूमिका रहती है फ्रूट के प्रोडक्शन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको नाप करके दिखा रहे हैं। ये एक शाखा है जिसका नाप आपने देख लिया। अभी हम आपको और एक शाखा को नाप करके दिखाएंगे कि इसको देखिए, इसका जो ग्रोथ है, ये जो हमने शाखा पहले आपको नाप करके दिखाया उससे इसने ज़्यादा ग्रोथ ली हुई है। तो इसका भी एक फैक्टर है क्रॉच एंगल, कि किस प्रकार से क्रॉच एंगल में डिफरेंस आने से जो शाखा का ग्रोथ है वो अलग अलग है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये सभी शाखाएँ एक साथ निकली हुई थी, लेकिन सभी का ग्रोथ अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। अभी जो हम आपको शाखा को नाप करके दिखा रहे हैं, जो शाखा आप देख रहे हैं ये शाखा जो है इसका क्रॉच एंगल लगभग 90 डिग्री है सेंट्रल लीडर के साथ, जिस कारण से इस शाखा का ग्रोथ कम है। जबकि ये जो शाखा है, ये शाखा लगभग इसका जो एंगल हम मान के चलेंगे 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच बनाता है एंगल सेंट्रल लीडर के साथ, जिस कारण से इसका ग्रोथ ज़्यादा है। जब भी शाखा का ग्रोथ अपवर्ड रहेगा यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा ऊपर की तरफ, तब क्या होगा कि उस शाखा में जो नाइट्रोजन है वो एक्सेस मात्रा में पाया जाएगा। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि वाटर स्प्राउट्स जो कि भी आप देखेंगे कि उसका जो ग्रोथ है वो वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में रहने के कारण उसमें एक्सेस नाइट्रोजन पाया जाता है। एक्सेस नाइट्रोजन होने के कारण उसका ग्रोथ काफ़ी विग्रस रहता है और वो काफ़ी मजबूत रहता है। तो जो भी शाखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं वो काफ़ी विग्रस बढ़ती हैं और साथ ही वो तगड़ी होती हैं। जब शाखाओं में नाइट्रोजन की अधिकता होगी तब तक आप देखोगे कि वो सिर्फ ग्रोथ में जाएगा, ना कि प्रोडक्टिविटी में आएगा। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से जो कोई भी पौधा वो प्रोडक्शन में आता है। जब भी हम कोई भी ब्रांच या शाखा को ज़मीन के समानांतर लाने की कोशिश करेंगे, तब वो जो है वो शाखा कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, और कार्बोहाइड्रेट का जैसे ही स्टोर करने लगेगा तो उससे जो है बीमे का फॉर्मेशन होगा, यानी कि स्पर्श या फ्रूट बड का फॉर्मेशन होगा, और हमें समय पर जो फ्लावरिंग है उस बीमे से फ्लावरिंग हो जाएगी और फ्रूटिंग देखने को मिलती है। क्रॉच एंगल का 45 डिग्री से 60 डिग्री का एंगल बनाना सेंट्रल लीडर के साथ वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसका कारण ये है कि जब भी हमारा जो भी फैदर्स या ब्रांचेस रहते हैं सेंट्रल लीडर से 45 डिग्री या 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, या दोनों के बीच में कोई एंगल रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जो पौधा में जो ब्रांचेस होते हैं उसकी भी ग्रोथ होती है। लेकिन अगर आप उसको पूरी तरीके से अगर हॉरिजेंटल कर दोगे शाखा को, हॉरिजेंटल यानी कि अगर ज़मीन के समानांतर आप शाखा को लेके आ जाते हो, तो उसमें जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और ग्रोथ जैसे ही रुक जाएगी उसमें सिर्फ स्पर्श का फॉर्मेशन होगा, उसमें आपका जो ग्रोथ है वो कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच एंगल रखोगे तो उसमें जो आपका पौधा है वो भी ग्रो करता रहेगा और फ्रूट बड्स का भी फॉर्मेशन होते रहेगा। यही कारण है कि जब भी हम M9 के पौधे में भी जब भी हम बेंडिंग करते हैं शाखाओं की, तो हम उसको कम से कम 1 से 1.5 फीट शाखाओं को बढ़ने देते हैं, उसके बाद ही हम इसको शाखाओं को बेंडिंग करते हैं बिलो हॉरिजेंटल, यानी कि आप ज़मीन के समानांतर से भी उसको नीचे कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल छोटे छोटे शाखाओं को ही शुरुआत से ही अगर नीचे कर देंगे तो उसमें ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। अगर आपके पास सीडलिंग का या MM111 रूट स्टॉक का पौधा आपने लगा के रखा है, कोई भी सेब का पौधा आपने लगाया होगा, तो उसको आप 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच के एंगल में सारी शाखाओं को रखें, जिससे कि आपको जो आपके ब्रांचेस है उसमें काफ़ी अच्छे से स्पर्श का भी फॉर्मेशन होगा और वो ग्रोथ भी बना रहेगा। लेकिन अगर आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर रहे हैं तब तो आपको उसमें जो 1-1.5 फीट बढ़ने के बाद ही आपको शाखाओं को जो है बिलो हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा, तभी उसमें स्पर्श की अच्छी फॉर्मेशन होगी। और अगर विग्रस रूट स्टॉक है तो उसमें वाटर स्पाउट्स निकलेंगे और आपको उसको प्रूनिंग करके स्पर्श का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से क्रॉच एंगल हमारे फ्रूट की कैनोपी मैनेजमेंट, साथ ही जो हमारा पौधा है उसका फ्रूट प्रोडक्शन में कितनी अहम भूमिका निभाता है।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को ऑल पर सेटिंग कर दें, ताकि जब भी हमारा नई वीडियो आएगी तो आपको उसके लिए नोटिफिकेशन या सूचना भेज दी जाएगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसी प्रकार से नए नए टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। आपने वीडियो देखा, आपने अपना समय दिया और आशा करते हैं कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।